अगला सवाल अपना है क्वेश्चन नंबर 16। क्या बोलता है देखते हैं। बोलता है फॉलोइंग रिएक्शन इज परफॉर्म्ड एट 298 केल्विन। कौन सा रिएक्शन कर रहा है वो? NO प्लस O2 गिव्स 2NO। ओके, स्टैंडर्ड एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO। ठीक है, तो उसने मेरे को डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन दे दिया यहां पे। ठीक है, कितना दिया उसने डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन अपने को? वो दिया हुआ 86.6 किलो जूल पर मोल। ठीक है, और वो बोल रहा है केपी, इसकी इस पर्टिकुलर रिएक्शन का केपी का वैल्यू भी दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻12। उसने NO का स्टैंडर्ड एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन दिया है और NO2 का पूछा है। ठीक है, NO का स्टैंडर्ड एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है और NO2 का आपको पूछा हुआ है। राइट? अप्रोच है ना, बहुत सिंपल अप्रोच ये है कि अपने को ये दिमाग में रखना है कि थर्मोडायनेमिक्स अपने को ये बताता है कि किसी भी रिएक्शन के लिए जब हम लोग एंथैल्पी हो, एंट्रोपी हो, गिब्स एनर्जी हो, जब कैलकुलेट करते हैं ना बच्चों, तो पूरे रिएक्शन की अगर मुझे करनी है, ध्यान से जरा फॉर्मूला को देखना, पूरे रिएक्शन की आपको बतानी है, तो आप बोलोगे प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स। पहली बात क्या बोलोगे आप? प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स। अब यहां पर प्रोडक्ट्स कौन से हैं, रिएक्टेंट्स कौन से, जरा वैसे इस पे फोकस करते हैं। तो मेरा जो डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन है, क्या है मेरा? डेल्टा जी ऑफ द एंटायर रिएक्शन, डेल्टा जी नॉट, क्योंकि स्टैंडर्ड ये वर्ड यूज किया ऑब्वियसली, तो मैं क्या डाल दूंगा? नॉट डाल दूंगा। ध्यान से देखना, तो ये जो डेल्टा जी नॉट है ना, वो क्या है? वो ट्वाइस ऑफ डेल्टा जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 है। क्यों ट्वाइस ऑफ डेल्टा जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2? क्योंकि प्रोडक्ट मेरा क्या है? NO2 है, और वो 2 टाइम्स दिया है। आप बोलोगे ठीक है, माइनस, सॉरी ये एक मिनट, ये क्या हो गया इसको? हाँ सर, सो दिस इज हियर, just give me one sec. हाँ, okay, I don't know what happened. Yeah, so this twice of delta G of formation of NO2 minus reactants क्या थे मेरे? तो डेल्टा जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 प्लस डेल्टा जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO। ऑब्वियसली ये भी कैसा रहेगा? ट्वाइस रहेगा, बिकॉज NO भी आपका 2। अभी O2 जो है वो एलिमेंट है, तो एलिमेंट का क्या होता है डेल्टा जी ऑफ फॉर्मेशन? एब्सोल्युटली ऑफ कोर्स इट इज 0। यस, तो अपने को उसने NO का वैल्यू उसने दिया हुआ है। आप बोलोगे ठीक है, और रिएक्शन का अपन कैसे निकालते हैं? डेल्टा जी इज RT लॉग ऑफ और नेचुरल लॉग ऑफ KP। यस, तो बस फंडामेंटल प्रिंसिपल यहां पर ये यूज कर रहे हैं हम लोग कि ये जो आपका जो एलिमेंट है ना, उसका फॉर्मेशन का ये क्या होता है? एनर्जी 0 होता है। उसका फॉर्मेशन का एनर्जी कितना? 0 होता है। अच्छा, तो ये हो गया आपका डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन। क्या ऐसा भी बोल सकते हैं कि डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन का जो फॉर्मूला इस चैप्टर के हिसाब से था वो ये था? क्या इक्विलिब्रियम के हिसाब से क्या था फॉर्मूला? -RT नेचुरल लॉग ऑफ K। अच्छा, यहां पे KC या KP इस रिएक्शन के लिए? KP क्यों? क्योंकि ये पूरा गैसियस वाला रिएक्टेंट है, रिएक्शन है बच्चों। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट आपके सारे के सारे कैसे हैं? गैसियस है। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस, तो दोनों, क्या मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों इक्वेशन जो मैंने लिखे, इनका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया, तो क्या मैं इनके राइट हैंड साइड को इक्वेट कर सकता हूं? क्या ये आपके दिमाग में आ रहा है बात अभी? है ना? तो यहां पे बेसिक आपको थोड़ी सी थर्मो की नॉलेज चाहिए थी बस, कि प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स वाला, अगर आपको इतनी ये आप बेसिक दिमाग लगा लोगे तो ये क्वेश्चन इजी हो जाता है। राइट हैंड साइड को मैंने क्या करना है? इक्वेट कर देना है। मतलब कि ये जो पूरा आपका फंडा है, ऑक्सीजन को मैं 0 ही मान लेता हूं बाय द वे। ठीक है, और वो मैंने अभी आपको जस्टिफाई कर दिया कि जब भी एलिमेंटल फॉर्म की बात हो रही है तो उसका जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो क्या है बच्चों? 0 होता है ना? तो ऐसा बोल सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू दिस। यस और नो? यस। चलो अब आगे का सॉल्व करेंगे फटाफट। यहां पर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ डेल्टा GF ऑफ NO2। आई थिंक ये अपने को पूछा है क्वेश्चन में। यस, माइनस ट्वाइस ऑफ डेल्टा GF ऑफ NO कितना है? तो ये आएगा 8
2 इंटू 86600, मैंने किलो जूल को ऑब्वियसली क्या कर दिया, जूल में कन्वर्ट कर दिया। ओके, इज इक्वल टू माइनस RT। टेम्परेचर भी दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, टेम्परेचर कितना दिया है, टेम्परेचर दिया है 298, चेक करो टेम्परेचर दिया 298, हाँ परफॉर्म्ड एट 298 ये दिया है, और नेचुरल लॉग ऑफ ऑब्वियसली कितना 1.6 इंटू 10⁻²। हिंट भी एक्चुअली अगर आप देखो तो उसने मुझे बहुत क्लियर कट हिंट दिया है क्वेश्चन में। कैसे? क्योंकि उसने मेरे को केपी की वैल्यू दी है और उसने मेरे को एनओ की वैल्यू दी है। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग? करेक्ट। तो यहां पर बस अब मेरे को एक्चुअली ढूंढने का है, वो ये है क्या, ये वैल्यू मुझे वो क्वेश्चन में पूछ रहा है। देखो वो मुझे पूछ रहा है फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, बस आंसर आ गया, देख लो। और इनफैक्ट आपको ऑप्शंस अगर आप देखोगे तो उन्होंने ऑप्शंस में कुछ ये भी नहीं दिया, मतलब कि कैलकुलेशन करना वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे आपसे, वो सिर्फ बोल रहे कि तुम मेरे को ये वैल्यू निकाल के दे दो। तो आपकी डेल्टा G नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 इज इक्वल टू, ठीक है, ये 2 इधर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 को मैं 0.5 कर दूं, ठीक है 0.5 कर दूं, और 0.5 इंटू द होल थिंग विल बी 2 इंटू 86600, क्योंकि वो माइनस था ना, वो उधर जाके प्लस हो जाएगा, है ना, माइनस R इंटू 298 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 1.6 इंटू 10⁻12। ये पूरा आपका फंडा हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन, आपको सीधा सीधा दिख रहा है कौन सा, ऑप्शन बॉम्बे बी। क्या ये बात क्लियर हुई बच्चों? अच्छा सवाल है, नॉट अ बैड क्वेश्चन। इनफैक्ट दिस क्वेश्चन वुड हैव बीन मच मोर डिफिकल्ट हैड दे आस्क्ड यू टू एक्चुअली कैलकुलेट द वैल्यूज। Thankfully they have not done that, obviously because natural log है and everything, so obviously they are not expecting you to do the entire log calculation and all, right? काफी अच्छा क्वेश्चन और इजी भी है। चलो अगला सवाल, an increase in the pressure on ice water system at constant temperature will lead to, काफी आसान क्वेश्चन। आपके पास आइस टू वाटर का ट्रांजिशन सिस्टम है। पहली बात, यहां पे फिजिकल इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, केमिकल फिजिकल की बात हो रही है भाई, आइस और वाटर की बात हो रही है, यानी कि सॉलिड और लिक्विड के इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, ठीक है। अब वो ये बोलता है कि यहां पर अगर आप इसके ऊपर प्रेशर बढ़ा दोगे, इस पूरे सिस्टम के ऊपर प्रेशर बढ़ा दोगे, पर टेम्परेचर कांस्टेंट रखोगे, क्या करोगे, टेम्परेचर कांस्टेंट रखोगे, सो व्हाट विल हैपन टू द इक्विलिब्रियम, डिक्रीज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी और गिव्स फ्री एनर्जी तो वैसे भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस के हिसाब से, शिफ्ट ऑफ इक्विलिब्रियम के हिसाब से नहीं है, करेक्ट। तो अपना आंसर ऑब्वियसली सी या डी में से ही होने वाला है। सी क्यों नहीं आएगा, नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम क्यों नहीं आ सकता, जरा सोचो। पहले ये समझना है कि अगर आइस और वाटर है तो वाटर कॉन्ट्रैक्ट होके आइस बनता है या आइस कॉन्ट्रैक्ट होके वाटर बनता है, क्या लगता है? वॉल्यूम ज्यादा किसकी, आइस की। एग्जैक्टली, आइस की डेंसिटी कम है ना फॉर द सेम गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, राइट। आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, यस और नो। तो वॉल्यूम ऑफ आइस इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ वाटर, समझे। अगर इसको आप अलग अलग तरीके से, आप इसको डेंसिटी के रिस्पेक्ट में समझ सकते हो, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि वाटर शोज एनॉमलस एक्सपेंशन ना, वाटर क्या करता है, एक्सपैंड होके आइस बनता है, राइट। तो ये तो पक्की बात है कि जब आप ओवरऑल प्रेशर बढ़ाना चाहते हो तो किसका वॉल्यूम कम हो रहा है, जब आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यस। तो आपको वो बोल रहा है इंक्रीज इन प्रेशर, विच मींस वॉल्यूम इज गेटिंग डिक्रीज्ड, यस। और वॉल्यूम किसकी कम है, पानी की या आइस की,
वाटर की, तो इसलिए किस तरफ जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा कि बैकवर्ड जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। समझा? ठीक है, तो हम लेस वॉल्यूम की तरफ जाना पसंद करेंगे अगर प्रेशर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉरी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी कि डी। चलो अगला सवाल, फॉर द रिएक्शन SO2 प्लस हाफ O2 गिव्स SO3, Kp is Kc into RT raised to X. Obviously they want what is the value of X. मतलब मजाक कर रहे हैं ये लोग मजाक क्वेश्चन पूछ रहे, मजाक तो यहां पर x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, x क्या, वैसे यहां पे फॉर्मूला के हिसाब से x क्या है, यहां पे टेक्निकली वो x पूछ रहा है, मतलब वो डेल्टा n पूछ रहा है, और इस इक्वेशन में डेल्टा n क्या है, -1/2, बरोबर है बच्चों, -1/2, यानी कि आपके राइट साइड पे प्रोडक्ट में एक है और लेफ्ट साइड पे एक और प्लस हाफ, यानी कि 1.5 है, यानी कि -0.5 यानी -1/2, तो x की वैल्यू है बच्चों -1/2, यानी कि बॉम्बे इज योर करेक्ट आंसर। करेक्ट, मतलब ओहो बहुत बहुत टफ क्वेश्चन, वेरी वेरी टफ क्वेश्चन, रोना ही आ गया ऐसा, हाँ एकदम, मतलब इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन, सार्काज्म समझो अंकल। हाँ what happens when an inert gas is added to an equilibrium keeping volume unchanged? डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन उठा के पूछी है, इनर्ट गैस, यस इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस पार्टिसिपेट नहीं करेगी, एनसीईआरटी की ये लाइन है, हमने मार्क की है और इसके बारे में हमने चर्चा की हुई है। अगर इनर्ट गैस है तो इक्विलिब्रियम रिमेन्स अनचेंज, क्योंकि इनर्ट गैस पार्टिसिपेट नहीं करती बच्चों। ये छोटे छोटे सेंटेंसेस लिख देने का, इससे रिवीजन होते रहता है, जब सॉल्यूशन एक बार देखोगे तो थोड़ा रिवाइज हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ये डायरेक्ट वैसे एनसीईआरटी की लाइन है। ओके अगला सवाल, इन द रिएक्शन A + 2B गिव्स 2C + D, ये एक रिएक्शन है, इसमें A + 2B गिव्स 2C + D, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। अब ऐसे रिएक्शन में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B वाज 1.5 टाइम्स दैट ऑफ A, बट एट इक्विलिब्रियम both the concentrations became equal. What is the equilibrium constant for the reaction? ये आप उसका सवाल है। मीन्स सबसे पहले तो वो मेनली आपको पूछ क्या रहा है, वो आपको Kc पूछ रहा है, Kp पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, Kc या Kp? Kc पूछ रहा है वो, क्योंकि उसने गैसेस तो मेंशन नहीं किया, ठीक है, तो वो Kc पूछ रहा है। अब उसका ये कहना है कि स्टार्टिंग में जो भी कॉन्सेंट्रेशन A की थी, स्टार्टिंग में जो भी कॉन्सेंट्रेशन A की थी उसकी 1.5 गुना B की थी, तो मैं ऐसे मान लेता हूं कि A + 2B यस, और ये रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है ना, हाँ तो रिवर्सिबल है, तो 2C + D। तो अगर मैं ये मान लूं कि A की अगर X थी तो B की कितनी हो जाएगी, 1.5 टाइम X लिख देता हूं मैं, पहले ये लिख लेता हूं ना कि 1.5 गुना है, जो भी कॉन्सेंट्रेशन A की थी उसकी 1.5 टाइम समझो ये है। इनिशियली प्रोडक्ट तो 0 थे, एट मतलब मैं ऐसे बोलूं एट टाइम t = 0, शुरुआत में रिएक्शन जब शुरू हुआ ही नहीं अभी तक, शुरू जस्ट होने जा रहा है, तो तुम्हारे पास A की क्वांटिटी है X, B की क्वांटिटी है 1.5 टाइम्स ऑफ दैट, C और D की क्वांटिटी है 0। आप बोलोगे ठीक है। नाउ एट इक्विलिब्रियम क्या करना है, एट इक्विलिब्रियम। अब एट इक्विलिब्रियम हमने एक चीज हमेशा सीखी है कि जितना भी खर्च हुआ, लेट्स से आपका इसमें से एट इक्विलिब्रियम y टाइम्स खर्च हो चुका है, कितना, y रेशियो खर्च हो चुका है, तो मैं ऐसे बोलूंगा कि ये x - y यहां पर बचा है, y स्पेंड हो गया, तो जो ओरिजिनल x था उसमें से y स्पेंड हो गया, तो a कितना बचा आपके पास, x - y, ठीक है। और यहां पर थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से देखना, ये 1.5x से शुरुआत की थी, माइनस कितना y खर्च हुआ, 2y खर्चा हुआ, एक b के लिए y है तो मैं बोल रहा हूं 2y खर्चा हुआ। समझ में आया सबको ये? यस बच्चों, यस। और c कितना बना, 2y, और d कितना बना, y बनेगा। क्या ये बात समझ में आई? यस। अब वो बोल रहे हैं कि एट इक्विलिब्रियम A और B जो भी बचा हुआ है, जितना भी है, वो दोनों इक्वल है।
ऐसा वो कह रहे हैं, है ना। एट इक्विलिब्रियम वो क्या बोल रहे हैं कि ए और बी जो भी बचा हुआ है वो एग्जैक्टली क्या है, सेम है। क्या ये बात क्लियर हुई? अच्छा, तो इसके इस इक्वेशन के हिसाब से केसी की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों? तो बोलो केसी की वैल्यू आ जाएगी 2y द होल स्क्वायर, नहीं मैं सिर्फ फॉर्मूला इक्वेशन लिख लेता हूं, 2y द होल स्क्वायर हो जाएगी। 2y द होल स्क्वायर क्यों हो रही है? क्योंकि 2y उसकी कॉन्सेंट्रेशन है और आगे स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो 2 है। समझ में आ रही बात? 2y द होल स्क्वायर इंटू y बरोबर प्रोडक्ट्स अपॉन x माइनस वाई अपॉन x माइनस वाई इंटू 1.5x माइनस 2y द होल स्क्वायर अगेन। क्लियर? नाउ दे हैव गिवन अस दैट कि ये जो डिनोमिनेटर में दोनों टर्म्स है ये एग्जैक्टली क्या है, ये दोनों एग्जैक्टली क्या है, सेम है। ये जो साइड बाय साइड उन्होंने मुझे इंफॉर्मेशन दी है क्वेश्चन में, ये इंफॉर्मेशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इससे मुझे पता चलेगा कि x इज इक्वल टू 2y और उसको मैं केसी के इक्वेशन में रिप्लेस करूंगा। समझ में आ रही बात? तो यहां पर आ जाएगा 4y क्यूब ऊपर और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा ओवरऑल y क्यूब। y क्यूब कैसे आया समझा ना? मैंने क्या किया, जहां जहां x था वहां पे मैंने क्या कर दिया, 2y सब्स्टिट्यूट कर दो। 2y माइनस वाई इज इक्वल टू 1.5 इंटू 2y, यानी कि अगेन 3y माइनस 2y द होल स्क्वायर। समझे? तो नीचे क्या आ गया बच्चों, ओवरऑल नीचे भी आ गया y क्यूब, और y क्यूब मैंने क्या किया, कैंसल। तो मेरा आंसर कितना आ गया, 4। ये भी अगेन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो 4 यानी कि मेरा आंसर आ गया ऑप्शन बी, बॉम्बे। क्लियर? अच्छा कैलकुलेशन, अगेन बहुत ही सिंपल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से ये सॉल्व होता है, इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इन क्वेश्चंस में, राइट? चलो अगला सवाल देखें, 21 क्या बोलता है, क्वेश्चन को देखो। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट दैट इज द केएसपी, आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया है एक सॉल्ट का, ठीक है। कौन से सॉल्ट्स है, mx, mx2, m3x एट टेम्परेचर T, और 3 सॉल्ट है, तीनों के अलग अलग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है। और वो बोल रहा है कि इन तीनों सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटीज एट द सेम टेम्परेचर आर इन व्हाट ऑर्डर, आर इन व्हाट ऑर्डर। ने अलग अलग सॉल्ट्स की वेराइटीज के लिए ये लिखा हुआ था ऑलरेडी, ठीक है ना। तो mx वाला जो वेराइटी का सॉल्ट है इसके लिए था सीधा s स्क्वायर, mx स्क्वायर वाली वेराइटी सॉल्ट के लिए था कितना, 4s क्यूब, और mx3 वाली जो वेराइटी है, सॉरी m3x वाली जो वेराइटी है जिसमें किसी एक का 3 है और दूसरे का 1 है, इसके लिए क्या था आंसर, 27s⁴। क्लियर? अब आपको इन तीनों की वैल्यू भी दी हुई है, क्या वैल्यूज दी है चेक करो, क्वेश्चन को देखो ध्यान से। 4 × 10⁻⁸, तो यहां पर s निकल जाएगा। यहां पर दी हुई है 3.2 × 10⁻14, तो यहां पर भी s निकाल लोगे। और यहां पर दी हुई है 2.7 × 10⁻15, तो यहां पर भी s निकाल लोगे। तीनों केस में s इजीली निकाल पाएंगे बच्चों। क्या होगा, जैसे कि यहां पर एक एग्जांपल ले लो, पहले वाले में तो इजी है 2 × 10⁻⁴, ये तो इजी है। तो इसमें 2 × 10⁻⁵, और तीसरे वाले में 2 × 10⁻, सिर्फ 10⁻⁴, क्योंकि 27 और ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो 10⁻⁴। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि mx विल बी ग्रेटर देन m3x ग्रेटर देन mx2। क्यों? क्योंकि ये वाला जो है 10⁻⁵, ये तो सबसे कम हो गया, और mx2 लास्ट में एक ही ऑप्शन में, बाकी अपने को कुछ सोचना ही नहीं है। अगर देखो mx2 सबसे पीछे, सबसे कम सॉल्युबिलिटी वाला कहां दिया हुआ है, ऑप्शन डी में, बात ही खत्म हो गई बच्चों, है कि नहीं। तो दैट इज योर आंसर, इजी, यस, बढ़िया।
सॉल्यूशन मेक श्योर कि आप लोग लिख के रखो प्रॉपरली। जब आप रिवाइज कर रहे हो ना इस चैप्टर को, तो बस एक बार फटाफट नजर मारते जाने का कि अच्छा ये टाइप के क्वेश्चन में ये टाइप का फंडा लगता है, तो इजी हो जाता है। अगला क्वेश्चन सीधा सीधा उन्होंने नाम के साथ ही रिएक्शन दिया हुआ है, हेबर्स प्रोसेस अपने को मालूम ही है, ठीक है। और वो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। 2006 का ये ऐसे दिया हुआ है 3 और -1, मतलब ये बेसिकली 2006 में, तब तो एडवांस का कॉन्सेप्ट नहीं था, बट एक ही जेई होता था, तब वो बोला हुआ है, तब दिया हुआ है, ठीक है। तब का दिया है। तो बोलता है ये तुम्हारा हेबर्स प्रोसेस है जिसमें डेल्टा एच ऑब्वियसली क्या है, नेगेटिव है, मतलब एक्सोथर्मिक है। तो आपको कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है ये ढूंढने को बोला है बच्चों, ठीक है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। लेट्स सी। कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इज Gn2 plus 3 times of GH2 is equal to 2 G of NH3। ये सही हो सकता है क्या? where G is Gibbs energy per mole। अपन गिब्स एनर्जी के इक्वेशन को रीअरेंज करें तो मैंने क्या बोला था कि गिब्स एनर्जी ऑफ अ गिवन रिएक्शन इज सम ऑफ गिब्स एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, बरोबर है। अभी एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी तो 0 है, तो इसको इधर लेके जाओ ना, सही बोल रहा हूं, ये इधर आ गया। अब ऑप्शन ए को ध्यान से देखो, ऑप्शन ए क्या बोलता है, N2 plus 3 times of H2 और इक्वल टू 2 times of NH3, सही है कि नहीं है? तो तुम्हारा ऑप्शन ए जो स्टेटमेंट ए है वो करेक्ट है। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? मैंने सिर्फ इक्वेशन को रीअरेंज किया। एवरीबॉडी गॉट दिस? Make sure you understand that they've not used the word delta here, they've just said Gibbs energy। तो मेरे को पता चल गया, चलो मेरा आंसर तो वैसे ए है, वही एक करेक्ट स्टेटमेंट है, चलो ठीक है। बट स्टिल जस्ट बाकी स्टेटमेंट्स को भी एक बार देख लेते हैं कि वो गलत क्यों है, ठीक है। नन ऑफ दिस तो इज नेवर द आंसर, वो तो छोड़ दो। ऑन एडिंग N2 इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकॉज अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंट्रोपी मस्ट इंक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ क्या बोलते हैं, एंट्रोपी मस्ट इंक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ये कब से हुआ? नहीं, अच्छा N2 ऐड करने पे इक्विलिब्रियम को क्या होगा? यस, ऑन एडिंग N2 इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट, दैट इज ट्रू बिकॉज ऑफ ली शैटलियर्स प्रिंसिपल, राइट, है ना? इट इज नॉट गोइंग टू गो बिकॉज ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कुछ भी, है ना। एंड थर्ड क्या बोलता है, रिएक्शन विल इंक्रीज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बाय 2 times एंड बैकवर्ड रिएक्शन बाय 1.5 times। ऐसा होता है क्या? कैटलिस्ट, ओ ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, सी स्टेटमेंट बहुत अच्छा है। बहुत बार बच्चे ये कंसीडर नहीं करते, आप लोगों ने भी ये कंसीडर नहीं किया होगा। अपन हमेशा ये सिंपल बोल के छोड़ देते हैं कि कैटलिस्ट इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ रिएक्शन, बरोबर है, ये हम लोग हमेशा डिफाइन करते हैं, बचपन से यही कर रहे हैं। आप बोलोगे ठीक है, बट स्पीड ऑफ विच रिएक्शन, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? ये इंटरेस्टिंग है ना। तो यहां पर हाँ एक नया कॉन्सेप्ट सीखो बच्चों, नया कॉन्सेप्ट सीखो। एक्चुअली इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ना नो मैटर वो कहां जा रहा है, नो मैटर वो कहां जा रहा है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों के लिए, ठीक है। देखो कैटलिस्ट का काम क्या है, आप जो कराना चाहो वो जल्दी जल्दी करेगा, समझे। डज द कैटलिस्ट डिसाइड द डायरेक्शन? नो, कैटलिस्ट डिसाइड्स द स्पीड। समझे कि नहीं समझे? एक ये बहुत अच्छा नया आपको पॉइंट यहां पे सीखने मिलेगा, ध्यान देना जरा। कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, यस, और स्पीड ऑफ रिएक्शन, यस। विच वन? बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। पहली बात तो ये, बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। अगेन नाउ व्हाट दे आर सेइंग, फॉरवर्ड बाय 2 times, बैकवर्ड बाय 1.5 times, नॉनसेंस। बोथ फॉरवर्ड एंड डायरेक्ट बैकवर्ड बाय द सेम फैक्टर, ऑलवेज बाय द सेम फैक्टर। मतलब अगर वो फॉरवर्ड वाले को 2 गुना तेज कर रहा है तो बैकवर्ड वाले को भी 2 गुना तेज करेगा।
स्टेटमेंट सी भी यहां पे गलत है क्योंकि 2 टाइम्स और 1.5 टाइम्स नहीं हो सकता। तो बी गलत है बिकॉज ली चैटलर प्रिंसिपल चाहिए था, सी गलत है बिकॉज सेम फैक्टर नहीं दिया हुआ है। बहुत ही अच्छा सवाल, इसमें कुछ नया आपको सीखने मिलेगा इस क्वेश्चन से। चलो वेरी गुड, ठीक है बच्चों, नोट करते जाना, इसलिए कह रहा हूं कि सॉल्यूशंस नोट करोगे तो उसमें से कुछ अपने नए रिवीजन के पॉइंट्स मिलेंगे आपको। चलो अगला देखें, कंसिडर द इक्विलिब्रियम ऑफ अ क्लोज इन अ क्लोज कंटेनर वेयर दे आर गिविंग यू N2O4 डाइमराइजिंग NO2 वाला डाइमर वाला फंडा है, ठीक है, और वो इंटरचेंजेबल है यानी कि रिवर्सिबल है। अब यहां पे बोलता है कि भाई टेम्परेचर पहले कर दिया फिक्स, वॉल्यूम कर दी आधी, फॉर दिस चेंज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बिकम्स ट्रू। तो जब मैंने वॉल्यूम आधी की तो प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम मैंने आधी की तो क्या हुआ, प्रेशर बढ़ा दिया, ठीक है। और अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है। यहां पर सिंपल फंडा ये है, आपको ऐसे लिखना है, दो इंपॉर्टेंट लाइंस यहां पे लिख देनी है, ठीक है। पहली बात क्या कि फॉर दिस पर्टिकुलर एक्शन केपी विल रिमेन अनचेंज, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर आपका चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि आपका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। बोलोगे ठीक है, ओके। और अल्फा जो है आपका वो चेंज होगा, क्यों, क्योंकि आपको कॉम्पेंसेट करना है जो भी कॉन्सेंट्रेशन में जो चेंजेस आएंगे प्रेशर चेंज करने से। आपने वॉल्यूम आधी की तो प्रेशर डबल हो गया, आपने प्रेशर डबल कर दिया तो उससे कॉन्सेंट्रेशन में चेंजेस आने की कोशिश वो करेगा, तो केपी तो बदलने लग जाएगा। तो केपी को स्टेबल करने के लिए आपको अल्फा को चेंज करना पड़ेगा। समझ में आ गया, इजी, यस, टू कॉम्पेंसेट फॉर चेंज इन प्रेशर। प्रेशर कहां से चेंज हुआ, आपने वॉल्यूम आधी की तो प्रेशर डबल हुआ, क्लियर। तो यहां पर कांस्टेंट रखना है केपी को, इसीलिए अल्फा को चेंज करना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन दिल्ली डी, क्लियर। चलो अगला सवाल क्या बोलता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी फॉर दिस, अगेन सेम ही इक्वेशन दिया, देख लो, is given by Kp is 4x square P upon 1 minus x square, where P is pressure, x is extent of decomposition. Okay. So which of the following statements is true? Which of the following remaining statement? क्या easy है यार ये तो। क्वेश्चन का पहला लाइन पढ़ो, क्वेश्चन का पहला लाइन पढ़ो, एट, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन दिल्ली, बात ही खत्म हो गई, समझे क्या, क्योंकि उन्होंने शुरुआत ही कहां से की, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो आपने टेम्परेचर को फिक्स कर दिया तो केपी जो है वो कांस्टेंट रहेगा, पी और एक्स आपस में फ्लक्चुएट होकर उसको संभाल लेंगे, ठीक है। अगर ऐसा आप में से कोई है जो अभी भी इस चीज को लेके थोड़ा सा अगर दुविधा में है तो ऐसा समझो यार, देखो 5/10 है, वैल्यू कितनी है 0.5, 50/100 है, वैल्यू कितनी है 0.5, समझ रहे हो। 5000/10,000 है, वैल्यू कितनी है 0.5। अगर मुझे चाहिए कि ये कांस्टेंट रहे, मेरा केपी कांस्टेंट रहे, तो क्या ये अलाउड है कि मेरे बाकी जो ये वैल्यूज है ये चेंज होते रहेंगे तो चलेगा, हाँ कि ना, समझ रहे हो बात को। तो P है या 4x² P अपॉन 1 माइनस x² है, तो मैं बोल सकता हूं कि P और x अपने आप को ऐसा एडजस्ट करेंगे कि जो इनका जो ये आने वाला है ना आंसर वो कांस्टेंट रहे। क्या ये भेजे में गया आपके अभी और क्लैरिटी के साथ, मैथमेटिकली समझा है तो समझा कि नहीं समझा बच्चा लोग। तो केपी को मेंटेन कर लेंगे, जितना भी पी और एक्स में चेंज आ जाएगा कोई टेंशन नहीं है। आई होप ये और क्रिस्टल क्लियर हो गया। चलो अगला सवाल, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, एनसीईआरटी में मैंने बोला था कि बहुत ही बकवास तरीके से एक फॉर्मूला दिया हुआ है, चिंता नहीं करनी, अपन फॉर्मूला 2 सेकंड में डिराइव कर लेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। 25 क्या बोलता है, फॉर अ गिवन स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट द रिलेशनशिप ऑफ इट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट विद इट्स सॉल्युबिलिटी is, the relationship of its solubility product with its solubility S is,
चलो करें इसका डिसोसिएशन करके देखें इस सॉल्ट का कैसे होगा डिसोसिएशन, पहले ये बताओ बच्चों। तो आपके पास है APBQ, ये आपके पास सॉल्ट है। आप बोलोगे ठीक है भाई ये सॉल्ट है, मान लो। अच्छा ये इक्विलिब्रियम पे मतलब डिसॉल्व, इक्विलिब्रियम पे ये डिसॉल्व होने की कोशिश कर रहा है। APBQ कैसा स्प्लिट होएगा बच्चों, मैं ऐसे बोलूं P टाइम्स A रेस टू Q प्लस Q टाइम्स B रेस टू P माइनस, ऐसे होगा स्प्लिट, बोलो हाँ या ना। यस सिंपल। जिनको ये नहीं समझ रहा है तो वो NaCl या कोई भी एक सॉल्ट लेके वैसा एग्जांपल करके देख लो, ठीक है ना, या Al2SO4 3 करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्या लिखा है। ठीक है, तो ये जो सॉल्ट है अब ये बोलता है कि भाई दोनों कंपोनेंट्स की सॉल्युबिलिटी SS है, तो इसकी PS टाइम्स हो जाएगी, इसकी QS टाइम्स हो जाएगी, करेक्ट। इसकी क्या हो जाएगी PS टाइम्स और इसकी QS टाइम्स, यानी कि दोनों आयंस की इंडिविजुअल सॉल्युबिलिटी है। ओके, अब वो बोलता है, उसने ये बोला कि अपन नॉर्मली KSP लिखते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को, बाय द वे ये ध्यान में रखना, अपन नॉर्मली KSP लिखते हैं, बट क्वेश्चन में उसने बोला LS है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट LS है। आई डोंट नो व्हाई, सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड या ऐसा कुछ लिख रहा होगा वो शायद, डोंट डजंट मेक सेंस, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को LS लिखा है, ठीक है जो भी है। तो उसने बोला सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है वो ये है, अब दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। तो क्या हो जाएगा PS रेज टू P और QS रेज टू Q, हाँ कि ना, मैंने आपको ऐसे ही सिखाया 2S रेज टू स्क्वायर 3S रेज टू क्यूब, जो यही है ना, ऐसे ही सिखाया था मैंने। इजी लग रहा है अभी, क्या हो जाएगा बच्चा लोग, P रेज टू P S रेज टू P इंटू Q रेज टू Q S रेज टू Q, यहां तक भी ठीक है। अब बस क्या करना है, P रेज टू P इंटू Q रेज टू Q इंटू S रेज टू P प्लस Q, ऐसा है ऑप्शन, ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन A, ऐसा ऑप्शन है आपका ऑप्शन A, डायरेक्ट सीधा। इसलिए मैंने कहा था कि एनसीईआरटी में से वो घटिया फॉर्मूला रट्टा मत मारना, ट्रस्ट मी, जो बच्चा रट्टा मारेगा ना वो कंफ्यूज ही हो जाएगा ऑप्शंस देख के, सारे ऑप्शन लगभग एक जैसे ही दिखते हैं 19-20, ठीक है। इसको डिराइव करना ही स्मार्ट तरीका है, सो दैट यू आर श्योर ऑफ योर आंसर। वहां पे कितना अपने को हार्डली कितना 1 मिनट भी नहीं लगा डिराइव करने को। यस बच्चों, चलो रट्टा नहीं मारना प्लीज। चलो अगला क्वेश्चन, when two reactants A and B are mixed to give product C and D, the reaction quotient Q at the initial stages, ओह अच्छा है उन्होंने लास्ट में एक छोटी सी चीज यहां पर ऐड कर दी, at the initial stages, हाँ they have very specifically said initial stages। तो क्या होता है Q का जो, अच्छा Q का हमारा इक्वेशन क्या था बच्चा पार्टी, K का ही इक्वेशन एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, यस QC क्या था, प्रोडक्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन, करेक्ट, एट एनी गिवन कॉन्सेंट्रेशन अदर देन इक्विलिब्रियम। अच्छा जब इनिशियल स्टेजेस हैं तो रिएक्टेंट्स है प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स है कि नहीं है, नहीं है, प्रोडक्ट 0 है, रिएक्टेंट जो भी तुम्हारे पास n नंबर ऑफ मोल्स था वही है ना। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि धीरे धीरे जैसे जैसे रिएक्शन की शुरुआत होती है और रिएक्शन पिकअप करता है, जैसे जैसे पेस पकड़ता है, तो रिएक्टेंट धीरे धीरे कम हो जाएंगे, प्रोडक्ट थोड़े थोड़े बढ़ जाएंगे। मतलब क्या मैं ऐसे बोलूं कि न्यूमरेटर जो है तुम्हारा वो न्यूमरेटर बढ़ेगा ना, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है बच्चों, और आपका जो डिनोमिनेटर है वो ऑटोमेटिकली सीधा सीधा प्रूव हो गया कि क्या होगा, QC की वैल्यू इंक्रीजेस विद टाइम, यानी कि 26 क्वेश्चन का आंसर दिल्ली। अगर फाइनल स्टेजेस बोलता तो डिक्रीजेस विद टाइम हो जाता, और एट इक्विलिब्रियम तो टेंशन ही नहीं है, वो तो पता ही एट इक्विलिब्रियम तो डज नॉट चेंज, एट इक्विलिब्रियम इट बिकम्स इक्वल टू KC। यस, चलो अगला सवाल 27, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो।
For the reversible reaction N2 plus 3H2 gives 2NH3 at 500 डिग्री सेल्सियस. ओके, मतलब वही हेबर्स. Kp दिया है और Kc, अरे मजाक, ओहो मजाक क्वेश्चन, मतलब क्या ही पूछ रहे हैं. Kp दिया है, Kc पूछ रहा है, क्या ढूंढना है? डेल्टा N. यस बच्चों, चलो करो, ढूंढो ढूंढो कितना आएगा डेल्टा N. यस 773 केल्विन होगा, 500 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा. डेल्टा एन की वैल्यू कितनी है पहले बताओ? -2, क्योंकि 2 - 4 ऐसा है. जो डेल्टा एन की वैल्यू आ गई आपकी -2. तो के सॉरी फॉर्मूला क्या है? Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT रेज टू डेल्टा N, है ना. और वैल्यू क्या किसकी चाहिए? Kc चाहिए. तो Kc की वैल्यू है Kp अपॉन RT रेस टू डेल्टा N, बरोबर. Kp की वैल्यू कितनी दी है? 1.44 इंटू 10 रेस टू -5 अपॉन R कितना है अपने को मालूम है. R की वैल्यू कितनी होती है? 0.082. क्यों 0.082? क्योंकि मोल पर लीटर है ना, लीटर एटमॉस्फेयर अपन वही लेते हैं ना, मोल पर लीटर में दिया हो, ध्यान से देख लो. और टेम्परेचर कितना है बच्चा पार्टी? 773. और द होल थिंग इज रेज टू व्हाट? -2. लकीली फॉर यू दे हैवंट आस्क्ड यू टू solve it or calculate the final answer, because they also know it is nonsense, है ना. Of course, to expect you to actually solve it, that is nonsense. तो what is the final answer? 27 का आपका आंसर आएगा ऑप्शन दिल्ली. सीधा सीधा मैंने जो लिखा है यही इक्वेशन आपका फाइनल आंसर है, मतलब विद इन लाइक 10 सेकेंड्स यू विल गेट द आंसर. चलो ऑप्शन ए में क्या है? ऑप्शन ए में 500 है, वो गलती है, ध्यान देना. उसमें केल्विन, हाँ केल्विन में कन्वर्ट करना जरूरी है, स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ कोर्स. तो केमिकल रिएक्शन आपको दिया हुआ है 3x + y है, वो x3y, मतलब कि दो अलग अलग कंपोनेंट से एक कंपाउंड बन रहा है. जितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, अब यहां पे नोट करना, वो आपको अमाउंट ऑफ x3y पूछ रहा है, यानी कि वो सिर्फ उसको प्रोडक्ट से मतलब है. उसको किससे मतलब है? प्रोडक्ट से मतलब है. ठीक है. अब यहां पर थोड़ा सा ट्रिकी है ये क्वेश्चन, को ध्यान से जरा देखना. ये थोड़ा सा मतलब इसमें थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट लगेगा आपका, और खास करके थर्मोडायनेमिक्स लगेगा. थर्मोडायनेमिक्स लगेगा. पहले ऑप्शन को देख लो. तो बोलता है इट इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर ओनली, प्रेशर ओनली, और टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट. ठीक है. हाँ, तो अब पहले तो ये मुझे बताओ, एक एक करके एलिमिनेट करते जाते हैं, ध्यान से समझो. पहले ऑप्शन डी को एलिमिनेट कर दें, क्योंकि कैटलिस्ट है, तो कैटलिस्ट को तो इक्विलिब्रियम से कोई लेना देना. कैटलिस्ट क्या करता है? सिर्फ स्पीड की बात करता है, कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम की बात नहीं करता है. चलो ठीक है, तो डी तो एलिमिनेट कर दिया. प्रेशर ओनली की अगर बात होती कि अगर सब गैसेस होते, तो सारे गैसेस हैं, ठीक है, सारे गैसेस हैं, ठीक है, तो प्रेशर से अफेक्ट तो होगा, ये तो पक्का है. मतलब कि ए सिर्फ प्रेशर से होगा ये जरूरी नहीं है. तो ए और सी को ध्यान से देखो बच्चों. तो ए और सी, मैं ऐसा कर देता हूं, हाँ अभी अच्छा दिख रहा है ना क्वेश्चन. हाँ, ए और सी ये दोनों है, तो मतलब ए में प्रेशर है, सी में भी प्रेशर है. अब सवाल ये आता है कि टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ रखें या सिर्फ प्रेशर रखें, ये सवाल है. ध्यान से समझो, बहुत अच्छा सवाल है. तो ऐसे केस में आप कैसे जज करोगे? ठीक है. अब कुछ लोग क्या बोलते हैं कि हाँ ठीक है, मतलब कि हाँ इट्स ऑलवेज अज्यूम्ड कि हाँ टेम्परेचर तो अफेक्ट करेगा ही, क्योंकि केसी जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है. ये तो हमने देखा हुआ है ना, केसी केपी किस पर डिपेंड करते हैं? टेम्परेचर पे. तो लॉजिक से तो आप चलो बोल सकते हो काफी श्योरिटी के साथ कि हाँ चलो आंसर ए होगा. बट लेट अस एक्चुअली सिट एंड प्रूव दैट. लेट अस प्रूव इट प्रॉपरली विद कॉन्क्रीट एविडेंस. अगर मैं मेरे प्रोडक्ट्स को ध्यान से देखूं, तो मेरे पास 1 मोल प्रोडक्ट है, और मेरे पास रिएक्टेंट कितने मोल है बच्चों? मेरे पास रिएक्टेंट कितने गैसियस मोल्स है? 4 ना, 3 + 1, करेक्ट. और प्रोडक्ट मेरे पास 1 मोल है, मतलब कि मैं बोल सकता हूं मेरा डेल्टा एन नेगेटिव है. यस और नो? मेरा डेल्टा एन क्या है? नेगेटिव. आप बोलोगे ठीक है. तो यहां पर ओवरऑल जो है डेल्टा एन नेगेटिव होने की वजह से कि वॉल्यूम पहले आपका 3 मोल एक गैस का था, 4 मोल एक गैस का था, अब जो भी है वो 1 ही मोल बचा है. तो अगर मैं मोल कॉन्सेप्ट के हिसाब से बोलूं तो वॉल्यूम फटक करके कम हो गई. यस और नो?
हुई कि नहीं हुई? समझे? अब ये जो रिएक्शन है इसका नेचर कैसा होगा, क्या लगता है? ये जो गैसेस हैं ये रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ओवरऑल केओस यानी कि एंट्रोपी, अब ये थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखना, केओस यानी कि रैंडमनेस यानी कि एंट्रोपी जो है, क्या लगता है वो बढ़ रही है कि कम हो रही है? यहां पर पहले आप समझो ना, 3 मोल्स गैस प्लस 1 मोल गैस ऐसा था, अब ओवरऑल 1 मोल गैस है, तो गैस ज्यादा मतलब एंट्रोपी ज्यादा, क्या ये बात से आप अग्री करते हो? यस, तो ओवरऑल क्या हो रही है? एंट्रोपी क्या हो रही है? कम हो रही है, रैंडमनेस कम हो रही है। आप बोलोगे सही है, क्योंकि ओवरऑल गैसियस मोल्स क्या हुए? कम हो गए, तो केओस या रैंडमनेस जो है, क्योंकि गैस यहां वहां भागती रहती है, तो रैंडमनेस भी कम हो गई, ये बात भी सही है। और एंट्रोपी बाय इटसेल्फ का फॉर्मूला क्या है? एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा एस। चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या है? इट्स क्यू रिवर्सिबल बाय टी। थर्मोडायनेमिक्स में अपन सीखते हैं, अगर अभी नहीं आता, याद नहीं है तो कोई बात नहीं, थर्मोड में करेंगे वैसे भी। तो डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या है? क्यू रिवर्सिबल बाय टी, है ना? तो आपके गैसियस मोल्स कम हो रहे हैं, इसका मतलब एंट्रोपी कम हो रहा है, मतलब कि ये टेम्परेचर से अफेक्ट होगा, ये पक्की बात है। क्लियर हुआ? यस और नो? क्योंकि एंट्रोपी का फॉर्मूला सीधा सीधा टेम्परेचर से अफेक्ट हो रहा है, वो पॉजिटिव अफेक्ट हो रहा है कि नेगेटिव अफेक्ट हो रहा है, आई डोंट केयर, मतलब कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल वो छोड़ दो, फर्क पड़ता है ना उसको। थर्मोडायनेमिक्स से इसको सीधा सीधा प्रूव कर सकते हैं। ओके, अगला सवाल क्या बोलता है, देखिए अगला सवाल बोलता है, अमंग द फॉलोइंग हाइड्रोक्साइड्स द वन विच हैज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ केएसपी, कौन सा वाला सबसे लीस्ट सॉल्युबल है? कौन सा वाला सबसे लीस्ट सॉल्युबल है इन दिस? तो ये तो हमारे एस ब्लॉक से पूछ लिया है। इन एस ब्लॉक हमने क्या सीखा है? एस ब्लॉक में बताओ, इंक्रीजेस या डिक्रीजेस? ध्यान से सोचो, पक्की बात? यस, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ऑफ कोर्स। आयोनिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा, आयोनिक कैरेक्टर भी बढ़ रहा है तो वो जल्दी आयोनाइज हो रहे हैं, डिसोसिएट हो रहे हैं, ऑल दोस थिंग्स आर हैपनिंग, यस। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल, अच्छा ये सारे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है ना, तो ग्रुप 2 है ना, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो लोएस्ट केएसपी, सबसे कम सॉल्युबल किसका है? बेरिलियम, यानी कि डेली, BeOH ट्वाइस। इसका ऑर्डर लिखने बोलता तो लिख पाते, डेली लीस्ट। अच्छा, सबसे ज्यादा किसका होगा? बेरियम, सी की कैल्शियम, CBAD, राइट? सी बैड, यस, सी बैड। ना, द टाइटैनिक सैंक एंड वेंट टू द सी बैड, वेरी बैड जोक। It went to the ocean bed, not the sea bed. टाइटैनिक कौन से ओशन में सिंक हुई थी? जनरल नॉलेज नहीं है बच्चों को। वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड, प्रेसिपिटेशन ऑफ AgCl विल अकर विद, ओहो अच्छा सवाल, 1988 का क्वेश्चन है ये बोल रहा है आपको 2 अलग अलग सॉल्यूशन दिए हैं, ठीक है। अब वो सॉल्यूशंस में उसने सिर्फ आयॉन्स की आपको कॉन्सेंट्रेशन मेंशन की है, आयॉन्स की क्या मेंशन की है? कॉन्सेंट्रेशन मेंशन की है। अब आपको याद होगा कि मैंने एक आपको छोटी सी एक ये बताई थी, एक टेक्स्ट बताया था कि ये एनसीईआरटी में नहीं है, अलग से ऐड कर लो, याद होगा बच्चों एंड में, कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और आयोनिक प्रोडक्ट के बीच के फंडे, याद है? प्रेसिपिटेशन कब होना चाहिए ये याद कर लो। तो प्रेसिपिटेशन के लिए मैंने आपको क्लियर कट ये बताया हुआ है, ध्यान में रखना, क्लियर कट बताया हुआ कि प्रेसिपिटेशन के लिए आपके पास क्या कंडीशन है? IP हैज टू बी ग्रेटर देन KSP। मतलब कि अब ये क्वेश्चन कितना इजी लग रहा होगा, ये सिर्फ इतना ही ढूंढना है, हमारे लिए कितना इजी हो गया, हमारे लिए इतना इजी हो गया कि आयोनिक प्रोडक्ट अगर
ग्रेटर देन KSP हो जाएगा तो प्रेसिपिटेशन होगा। चले ये तो सबको समझा कंडीशन। ऑप्शन बी कैसे छोटा हो सकता है? ऑप्शन बी में yes, but I think option A will be more correct. अगर I have to choose one option, then it will be option A. ऑप्शन B में पावर 10⁻10 है, बरोबर है। हाँ नहीं, ऑप्शन A तो KSP तो 1.8 है ना। हाँ तो B गलत है, एक A सही है। ऑप्शन A देखो, ऑप्शन ए में 10⁻4 इंटू 10⁻4 बराबर है दोनों का, तो 10⁻8 हो गया। और ये वाला आपका 10⁻10 है, ये रहा, ये 10⁻10 है। तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए जो है वो आपका बराबर हो जाएगा। बी में पावर सेम है, लेकिन आप ये क्यों बोल रहे हो कि ये 1.8 टाइम्स दिया है? ये 1 इंटू ये कैसे सेम हो सकता है? ये ज्यादा है ना, तो इसलिए बी तो नहीं हो सकता आंसर। बी नहीं हो सकता, आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। हाँ भले ही बी में आपका जो पावर है वो सेम है, वैल्यू सेम कैसे हो सकती है? ओके, एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन इज, ओके, इनमें से कौन सा वाला रिवर्सिबल रिएक्शन है? लेड नाइट्रेट विद सोडियम आयोडाइड है, ओके, सिल्वर नाइट्रेट प्लस HCl है, ठीक है, Na का वाटर NaOH और पोटेशियम नाइट्रेट और NaCl KCl प्लस NaNO3। ओके, तो रिवर्सिबल रिएक्शन में नहीं, इस पर रटने की आपको कोई जरूरत नहीं है बच्चों। अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो तो आपको आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। चारों ऑप्शंस को ध्यान से ऑब्जर्व करो, एंड लुक एट द स्टेट। यस, आंसर विल बी ऑप्शन दिल्ली, डी। Look at the state of all the reactants and products given to you. It's a very nice way of testing your basics. Your basic logic or basic common sense is being tested here. ध्यान से देखना। आप अगर नोटिस करोगे ऑप्शन ए में जो सॉलिड है वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, वो दोबारा रिवर्स में नहीं जाने वाला। ऑप्शन बी में जो है वो सॉलिड है वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ऑप्शन सी में जो गैस है वो उड़ जाएगी, है कि नहीं? ऑप्शन डी एक ही ऐसा है जिसमें चारों एक्वस है, चारों अवेलेबल है रिवर्सिबल रिएक्शन करने के लिए। क्या ये बात समझ में आई? यस, तो इन ऑप्शन डी ऐसा लिख दो, इन ऑप्शन डी ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन एक्वस फॉर्म। सिंपल, एकदम इजी, एकदम लॉजिकल। हेंस ये बाकी सब में क्या, या तो सॉलिड है या गैस है या जो भी है, तो ऑब्वियसली वो या तो प्रेसिपिटेट हो जाएगा या तो उड़ जाएगा, वॉलेटाइल हो जाएगा, है ना? तो इसलिए वो आंसर नहीं हो सकता। क्लियर हो गई बात? यस, अगले क्वेश्चन पे जाएं। क्या बोलता है? प्योर अमोनिया इज प्लेस्ड इन अ वेसल एट अ टेम्परेचर वेयर इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट इज एप्रिशिएबल। इसकी मतलब अल्फा की वैल्यू एप्रिशिएबल वैल्यू, सिग्निफिकेंट वैल्यू है अमोनिया की, ठीक है? मतलब अमोनिया क्या हो जाएगा, डिसोसिएट होने लग जाएगा और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बन जाएगा, बोलोगे, ठीक है? तो वो बोलता है एट इक्विलिब्रियम क्या होने वाला है? क्या होने वाला है एट इक्विलिब्रियम? बहुत आसान। क्वेश्चन को फिर से ध्यान से पढ़ो, आपको क्वेश्चन के पहले ही लाइन पढ़ते ही आंसर आ जाएगा। एट अ टेम्परेचर, उन्होंने क्या मेंशन किया कि हमने टेम्परेचर बदला करके, तो एट अ टेम्परेचर मतलब अगेन से फिर से क्या ये तीसरी बार ये सेम क्वेश्चन आया? केपी डज नॉट चेंज, नो टेम्परेचर चेंज, नो चेंज इन टेम्परेचर मीन्स नो चेंज इन केपी। समझा? does not change, हाँ, does not change at all, no, does not change significantly, but हाँ obviously हमारे पर्पस के लिए not changing significantly मतलब not changing, ठीक है? ये वही बात, क्लियर 32 के लिए। चलो अगला सवाल,
A liquid is in equilibrium with its vapor at boiling point. On an average, on the average, क्या इंग्लिश है शी? On an average, the molecules in the two phases will have equal what? Okay? तो लिक्विड है और बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच चुका है और उसके वेपर के साथ में वो इक्विलिब्रियम पे। ये तो सॉल्यूशन कॉलिगेटिव पढ़ने के बाद अभी से ये तो आपको तुरंत एक दिमाग में एक पिक्चर बन जाती होगी, जो मैंने डायग्राम बनाया था उसकी, है ना। हमने एक डायग्राम बनाया था, लिक्विड का सरफेस, ऊपर वेपर, ऐसे वो प्रेशर लगा रहा है, ये याद होगा। तो जैसे ये सवाल पढ़ोगे तो दिमाग में एक इमेज तैयार हो जानी चाहिए। अब वो ये बोल रहा है कि दो फेजेस का क्या सेम है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सेम है, या पोटेंशियल एनर्जी सेम है, या टोटल एनर्जी सेम है, या काइनेटिक एनर्जी सेम है, क्या लगता है? तो यहां पर अपने को क्या करना है बॉस, ध्यान से सुनना और अच्छे से समझना कि आंसर जो है वो तो चलो दिल्ली है, वो तो ठीक है, बट उसको जस्टिफाई ना अलग अलग तरीके से मैं आपको करके बताऊंगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाए। यस, आंसर है आपका डेफिनेटली दिल्ली। अब आंसर दिल्ली क्यों है, जरा इसकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी समझना, ठीक है। और आपको ये मैं जब आंसर बताऊंगा तो आपको लगेगा अरे हाँ यार ये तो बड़ा ऑब्वियस था। वो बोल रहा है एट बॉइलिंग पॉइंट। क्या वो बोल रहा है एट बॉइलिंग पॉइंट? पहले पढ़ो क्वेश्चन को, पढ़ो क्या बोल रहा है, एट बॉइलिंग पॉइंट बोल रहा है ना। यस, तो जब वो ये बोल रहा है कि एट बॉइलिंग पॉइंट है बॉस, जब वो ये बोल रहा है कि एट बॉइलिंग पॉइंट है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि टेम्परेचर उसने फिक्स कर दिया एट बॉइलिंग पॉइंट? यस और नो? क्या किया उसने? टेम्परेचर फिक्स्ड एट बॉइलिंग पॉइंट, हाँ कि ना? अब जिन बच्चों को ये भी नहीं समझ रहा वो जरा ये समझना, मैं ऐसे बोलूं तुम्हारे पास H2O लिक्विड है, क्या यहां पे H2O लिक्विड है, तुम इसको H2O गैस बनाना चाहते हो, क्या बनाना चाहते हो? H2O गैस बनाना चाहते हो। ये किस टेम्परेचर पे पॉसिबल है बच्चों? आप बोलोगे सर ये 100 डिग्री सेल्सियस पे पॉसिबल है। करेक्ट है। क्या आपने स्कूल लेवल पे ये बहुत बेसिक चीज पढ़ी हुई है सबने कि जब ये लिक्विड के सारे मॉलिक्यूल्स 100 पे पहुंचेंगे तो एक एक करके वेपराइज होना शुरू होंगे, जब तक सब कुछ वेपर नहीं हो जाता ये 100 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहेगा। ये पढ़ा है आपने, लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट सबने पढ़ा है, यस और नो? बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? जब तक सारे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स गैस में कन्वर्ट नहीं हो जाते, क्या ये टेम्परेचर अपनी जगह से हिलेगा बच्चों? इन समरी, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं कि जब तक सब कुछ लिक्विड से गैस नहीं बन जाता, टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट पे फिक्स रहेगा। और काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? मॉलिक्यूल्स की किस पे डिपेंड करती है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स डिपेंड्स ओनली ऑन क्या? टेम्परेचर। जब तुम टेम्परेचर नहीं बदल रहे हो तो क्या काइनेटिक एनर्जी बदलेगी बच्चों? क्योंकि दोनों का टेम्परेचर क्या है, दोनों फेजेस का टेम्परेचर फिलहाल क्या है? सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी। अच्छा, अब बाकी सब ऑप्शन बकवास क्यों है? जरा मुझे बताओ कि ये लिक्विड के मॉलिक्यूल है और ये गैस के मॉलिक्यूल है, दूर दूर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दोनों में सेम हो सकती है क्या? ऑप्शन ए तो थर्ड क्लास, ऑप्शन ए तो थर्ड क्लास ऑप्शन है यार, ये तो चलो बकवास ही है। ऑप्शन बी क्या बोलता है, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सेम नहीं है तो क्या पोटेंशियल एनर्जी सेम हो सकती है? भाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर अलग है तो पोटेंशियल एनर्जी भी अलग होगी, सीधी बात है। और अगर पोटेंशियल एनर्जी अलग है तो टोटल एनर्जी सेम नहीं हो सकती, क्योंकि काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों सेम होती तो टोटल सेम होती। समझे कि नहीं समझे? तो इफ बी इज रॉन्ग देन सी इज ऑल्सो रॉन्ग, तो देन आंसर इज डी। क्या ये पूरा लॉजिक समझ में आया? सबके पकड़ में आया लॉजिक? बोलो हाँ या ना। यस, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये आप फिजिक्स में और इन डेप्थ पढ़ते हो इन अ चैप्टर कॉल्ड केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। यस, और वहां पे आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि जो मॉलिक्यूल्स, वहां पे आप आरएमएस वेलोसिटी के बारे में पढ़ते हो, है ना। प्रेसिपिटेशन, ये वापस रिपीट हुआ सेम टाइप। केएसपी दिया है तुमको, केएसपी दिया है, केएसपी दिया है, दो आयंस दिए हैं, केएसपी से ज्यादा वैल्यू होगी आईपी की, तब एफ का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। यस, तो आंसर आएगा ऑप्शन बॉम्बे। क्यों? क्योंकि 10⁻⁻5 और 10⁻³ कितना हो जाएगा? -6, -3 का स्क्वायर। यस, तो हो जाएगा ओवरऑल
-4 और -6, हाँ यस। ऑप्शन बॉम्बे ओवरऑल 10⁻⁻8 बन रहा है, यस। तो के आयोनिक प्रोडक्ट ऑप्शन बॉम्बे में, ऑप्शन बी में, ये मैं कैलकुलेशन यहाँ पे लिख देता हूँ। 10⁻² किसका है? कैल्शियम का, इनटू 10⁻³ किसका है? फ्लोरीन का, और उसका स्क्वायर करना है। तो ओवरऑल हो गया 10⁻8, और तुमको KSP कितना दिया? 10⁻10 की वैल्यू दी है, यानी कि ये वाला उससे छोटा वैल्यू है। बाकी सारे अगर आप ऑप्शंस कैलकुलेट करके देखोगे तो 10⁻10 से भी नीचे जा रहे हैं, ठीक है ना? इजी, रिपीट। चलो ठीक है, अगला देखें। अगला क्वेश्चन है 35। क्या बोलता है? फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन H2 + I2 गिव्स व्हाटएवर, ठीक है, ओनली Kp विल चेंज विद टेम्परेचर ओनली। मतलब अगेन क्या होगा? 35 का आंसर ऑप्शन डी। ये आई थिंक ये काफी बार आ गया, ये काफी बार आ गया, ये तो पता हो गया अभी, ठीक है। मतलब ऐसा होना चाहिए कि आपको क्वेश्चंस देख के पता चल जाए। The oxidation of SO2 to SO3 is exothermic. एक्सोथर्मिक है तो वो अच्छा यील्ड कब देगा? टेम्परेचर कम करने पे, उसको तो प्रेफरेंस है। वो अच्छा यील्ड मतलब फॉरवर्ड जाएगा जब टेम्परेचर कम होगा, तो सीधा सीधा के, और प्रेशर बढ़ा है तो और भी अच्छा हो गया। तो आंसर बॉम्बे, बात ही खत्म। एक्सोथर्मिक का तो प्रेफरेंस ही वही था यार। मतलब इसमें लिखने जैसा, मतलब इसमें लिख के भी मैं क्या ही इंसल्ट करूं तुम्हारी यार, है ना? मोल्टन सोडियम क्लोराइड, अगला सवाल। मोल्टन सोडियम क्लोराइड, आई थिंक देयर इज सम लैग, सॉरी। 37 क्वेश्चन। यहां पे तो ये सीधा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सबसे बेसिक प्रिंसिपल ही पूछ लिया है। आयॉन्स रहेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा, है ना? 3 इडियट्स, आमिर खान। सॉल्ट वाटर इज अ ग्रेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यस। तो आंसर होगा बॉम्बे, ओके। इंटीजर वैल्यू आंसर, इंटीजर वैल्यू क्वेश्चंस, ओके। अगला वाला, एक मिनट। क्वेश्चन ये क्या बोलता है इंटीजर वैल्यू आंसर में? पहले तो वो बोल रहा है 1 लीटर सॉल्यूशन दिया, वॉल्यूम दे दी, चलो ठीक है। 1 लीटर के हिसाब से सॉल्युबिलिटी डिफाइन की जाती है, हमको मालूम है। AgCl जो है, जिसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP दिया है 1.6 × 10⁻10, ऐसे सॉल्यूशन में 0.1 मोल ऑफ CuCl डाल दिया। क्या डाल दिया? 0.1 मोल ऑफ CuCl। अच्छा, तो क्या यहां पे कॉमन आयन इफेक्ट दिखेगा? दिखेगा, क्योंकि क्लोराइड कॉमन है, चलो ठीक है। CuCl का भी KSP है, आप बोलोगे चलो वो भी मान लिया। अब रिजल्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, क्या पूछ रहा है वो? रिजल्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag इन द सॉल्यूशन इज 1.6 × 10⁻x। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? ये वो सवाल आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन को फिर से देखो। वो बोल रहा है भाई, इनिशियली तुम्हारे पास एक सॉल्यूशन था जिसमें AgCl था, तुमने इसके अंदर CuCl भी ऐड कर दिया। ओरिजिनली इसकी सॉल्युबिलिटी थी, या इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट था 1.6 × 10⁻10, और इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट था CuCl का कितना था बच्चों? 1 × 10⁻6, राइट, है ना? अब वो ये बोल रहा है कि ये दोनों को जब आपने मिला दिया तो Ag+ आयॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन हो गई 1.6 × 10⁻⁻ समथिंग। एंड व्हाट इज दैट माइनस समथिंग? ये उसका सवाल है। क्वेश्चन कुछ बहुत बड़ा ये नहीं है, बहुत काफी इजी कॉन्सेप्ट है। थोड़ा इसमें ना ओवर थिंकिंग नहीं करनी बच्चों, ध्यान से देखो। क्या करना है अपने को कि KSP अपने को दिया AgCl का, क्या दिया बच्चों? KSP ऑफ AgCl का वैल्यू कितना दिया? 1.6 × 10⁻10, बरोबर है। We know that KSP of AgCl is what actually? It is S into S, मतलब जो भी उसके सॉल्ट्स का जो ओरिजिनल जो भी वैल्यू है ना? अपन ऐसा बोले कि ये Ag+ का कॉन्सेंट्रेशन और Cl- का कॉन्सेंट्रेशन ऐसा ही है कि नहीं? क्योंकि 1 लीटर के लिए स्टैंडर्ड आपने डिफाइन किया हुआ है ना। तो Ag+ और Cl- जो ये है ना, ये ही बेसिकली ये वैल्यू है। क्या बात समझ में आ रही है? तो अगर मुझसे वो ये पूछ रहा है कि तुम्हारे पास Ag+ की
वैल्यू कितनी होनी चाहिए? क्वेश्चन को फिर से पढ़ो ध्यान से, क्या पूछ रहा है वो, Ag प्लस की वैल्यू कितनी चाहिए, बरोबर है, समझ में आया? तो मैं अगर बोलूं कि मैं Cl माइनस की वैल्यू निकाल लूं, ये मेरे पास ऑलरेडी है तो ये मिल जाएगा, क्या ये बात समझ में आई? इस पूरे इक्वेशन से अगर मैं आपको Cl माइनस की वैल्यू बता पाऊं, ये मेरे को ऑलरेडी पता है, तो मेरे को ये निकल जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। पहले ये सिंपल जरा क्लियर कर लो अपने दिमाग में, कर लिया आपने? अब मुझे बताओ कि क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन, Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन किससे निकालोगे? CuCl से निकाल सकते हो, CuCl से निकाल सकते हो। कितनी आएगी CuCl से, बताओ जरा? क्योंकि CuCl की ओवरऑल आपको दिया 1 इंटू 10⁻⁻⁶, तो आप बोलोगे सही है। CuCl की ओवरऑल आपको वैल्यू कितनी दी है, 1 इंटू 10⁻⁻⁶, बट इसकी क्या होनी चाहिए थी, S स्क्वायर होनी चाहिए थी, बोलो हाँ या ना बच्चा लोग? S स्क्वायर होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? क्योंकि ये कैसे टाइप का सॉल्ट है, आप भूल गए किस टाइप का सॉल्ट है, ये MX टाइप का सॉल्ट है, हाँ कि ना? तो यहां पर क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी की वैल्यू, S की वैल्यू कितनी होगी बच्चा लोग? तो आप बोलोगे सर S की वैल्यू होगी 10⁻⁻⁶ का स्क्वायर रूट, यानी कि 10⁻⁻3। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन 1 लीटर में कितनी होगी, 10⁻³ होगी? यस, 10⁻³ मोलर। अब क्या मजाक क्वेश्चन हो गया ये? कितना हो गया बताओ? ये तुमको मिल गया, ये तुम्हारे पास है, समझे? ये तुमको मिल गया, ये तुम्हारे पास है, आंसर आ जाएगा। 0.1 मोल आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दिया है, 0.1 मोल का कोई लेना देना ही नहीं है। स्टैंडर्ड वैल्यू आपकी। हाउ डू यू डिफाइन सॉल्युबिलिटी? डोंट फॉरगेट हाउ डू यू डिफाइन सॉल्युबिलिटी। You define solubility as the amount of a given ion or a given whatever particle soluble in 1 liter. समझे? तो ये 10⁻³ मोलर तुमको मिल गया Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। तो बस सब्स्टिट्यूट करो, 1.6 इंटू 10⁻10 इज इक्वल टू Ag प्लस का जो भी कॉन्सेंट्रेशन था और इंटू 10⁻3, तो ऑब्वियसली 1.6 इंटू 10⁻⁻7, तो x की वैल्यू हो गई 7। तो यहां पे मेरा आंसर आ जाएगा इंटीजर वैल्यू में 7। समझ में आई बात, बोलो हाँ या ना? यहां पर यही स्टैंडर्ड तरीका, बस क्या किया मैंने, रिएक्शन लिखा, जो जो इंफॉर्मेशन मेरे को दी थी मैंने वो लिख दी, 1 मोल, 1.5 मोल, 0.5 मोल, ठीक है। x मोल रिएक्ट कर गया, मतलब 1 माइनस एक्स, 1.5 माइनस एक्स, और ये 0.5 प्लस 2x, बिकॉज 2z था, ध्यान से देख लो, ठीक है। आप बोलोगे ओके, नो प्रॉब्लम, एकदम सिंपल। अब आगे क्या आपको मिल गया, एट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस मिल गई। एट इक्विलिब्रियम आपको क्या मिल गई, कॉन्सेंट्रेशंस मिल गई। कॉन्सेंट्रेशंस क्या क्या आ जाएगी, एक ही, पहले तो x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x आ जाएगा 0.25। x का सॉल्विंग कैसे करोगे पहले ये बताओ? 0.5 प्लस 2x इक्वल टू 1। कैसे? अपने को ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ध्यान से देखो, ये रहा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Z इज 1 मोल पर लीटर, ये दिया हुआ है। तो 0.5 प्लस 2x इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 0.25। ये यहां से मैंने निकाल लिया है ना, ये मैंने यहां से निकाल लिया, दिस वाज इक्वल टू 1, ये मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू निकाल ली, तो मैं इस पूरा ये बता दूं कि ये कितना हो गया, अभी बताओ, ये 0.75 हो गया, ये कितना हो गया, 1.25 हो गया, समझ पा रहे हो? ये कितना हो गया, 1.25, और ये लास्ट वाला कितना हो गया, 0.5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 0.5, यानी कि ये हो गया 1। हाँ नहीं, ये तो 1 है ही ऑफ कोर्स, ठीक है, वो तो दिया हुआ है। तो Kc की वैल्यू, Kc की वैल्यू आ गई मेरे को, हाँ 1 स्क्वायर ना, 1 स्क्वायर आनी चाहिए ना, Z स्क्वायर आनी चाहिए, वैसे तो 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है, अपॉन 0.75 इंटू 1.25, करेक्ट? आप बोलोगे ठीक है। और ये पूरा जो है ये मेरे को बताया कि x/15 है, ये मेरे को बताया क्या, पूरा का पूरा x/15। अच्छा मैंने यहाँ पे x लिया, ओहो हाँ, नहीं तो बच्चे भाई इसमें भी गड़बड़ करेंगे, क्या मतलब, हाँ मेरे को पता है ना, तुम लोग बहुत स्मार्ट हो भाई, मैं y ले लेता हूँ, नहीं तो बोलोगे सर x का वैल्यू यहाँ पे मिल गया, यही लिख देते तुम लोग का भरोसा थोड़ी है, हाँ, तुम लोग का भरोसा है, y लिख दो भाई x/15। मैंने देखा ही नहीं कि उन लोग ने खुद ही एक क्वेश्चन में x दिया हुआ है। हाँ
तो x बाय 15 बस आंसर है, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो x इंटू 0.75 इंटू 1.25 इज इक्वल टू 15। तो x की वैल्यू आपको आई थिंक आप सारा सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 16 आ जाएगी, यस x की वैल्यू आ जाएगी 16, यस। तो 16 इज योर न्यूमेरिक आंसर। ये मेंस 2020 में न्यूमेरिक वैल्यू वाला क्वेश्चन था। ओके, विल स्टॉप हियर।